हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AP91 पर, जहां हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। और निर्णय यह लिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों का संचालन 1 अप्रैल से मॉर्निंग में किया जाएगा, यानी कि समय में परिवर्तन, शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। और इससे संबंधित यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी आदेश दिया गया है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। पिछले साल तो के पाठक थे, तो मॉर्निंग में वह अपने मन से ही करते रह गए, लेकिन इस बार शिक्षकों को राहत मिलने वाला है। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यह भागलपुर का है और पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी मतलब कि बयान जो है वो आ चुका है। और 1 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगे बच्चे स्कूल। 1 अप्रैल से बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे। सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग कक्षाएं चलेंगी। स्कूल का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा, यानी कि यहाँ बड़ी बदलाव है। इस बार टाइम टेबल में कि 6:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलेगा। पिछली बार क्या था कि 6:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब कि 11:30 से के बाद जो भी शिक्षक थे वे विद्यालय में ही मिशन दक्ष की तैयारी करा रहे थे। 2 घंटा अलग अलग से, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 बज जा रहा था उस समय। लेकिन इस बार आपका मिशन दक्ष नहीं है और न ही कोई विशेष कक्षा है, यानी कि 6:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों वाला वॉल पेंटिंग बनाई गई है। दूसरी कक्षा के छात्रों की ड्रेस को राशि पहले ही दे दी गई है। बच्चे नए सत्र में स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। डीपीओ तो देख लीजिए, यहाँ पे डीपीओ के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर के कहा गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 100% नामांकन का लक्ष्य रखा है। टोला सेविक सहित तालीमी मरकज अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए जागरूक करेंगे और यहाँ विद्यालय में नामांकन हो रहा है 100%। और यहाँ अब शिक्षक भी अच्छे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों को बड़ी राहत यहाँ मिलने वाली है। इस बार गर्मी की मतलब कि छुट्टी से पहले पूरा अप्रैल और पूरा मई भी यहाँ मॉर्निंग में ही चलाया जा सकता है विद्यालय। और यह बहुत ज़रूरी था। पिछली बार भी इसका बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि 3 बजे तक शिक्षक स्कूल में ही रहते थे मिशन दक्ष के कारण। लेकिन इस बार आपको 11:30 बजे छुट्टी मिल जाएगा। शिक्षकों के वेतनमान को लेकर सदन में माननीय सदस्य अजय कुमार के द्वारा शिक्षा मंत्री को घेरने का प्रयास किया गया था। वेतनमान को लेकर दूसरी तरफ से उनसे सवाल किया गया था, लेकिन जितनी चालाकी के साथ उनसे सवाल किया गया, शिक्षा मंत्री उतनी ही चालाकी के साथ उनके सवालों का जवाब देते हुए वेतनमान देने से पीछे हटे और 8वें वेतनमान की अनुशंसा की बात कहते हुए उनके सवाल को समाप्त करा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस सारी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई आपके पास सलाह है तो वो ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि क्या वाकई खास तौर पर बीपीएससी से बाहर शिक्षक और विशेष शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, क्या उन्हें भविष्य में राजकर्मी के अनुरूप वेतन मिल पाएगा या फिर यूं ही उन्हें अपनी सेवा में बने रहने पर मजबूर किया जाएगा। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हमारी गुजारिश है, आपके पास कोई सलाह है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सदन में जब माननीय सदस्य अजय कुमार के द्वारा यह सवाल उठाया गया कि 7वां वेतनमान का लाभ बीपीएससी से बहाल शिक्षक और खासतौर पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके विशिष्ट शिक्षक उन्हें क्यों नहीं दिया गया। खासतौर पर सवाल यह उठाया गया कि जब वर्ष 2023 में बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, तो आखिर उन्हें 7वें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, इसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री बड़ी चतुराई से पेश नजर आते दिखे। उन्होंने कहा कि इनकी बहाली 7वें वेतनमान के अंतर्गत नहीं हुई है, वर्तमान में इनकी बहाली हुई है और यह 7वां वेतनमान इनके वेतन पर लागू नहीं होता है। राज्य में कई विभागों के कर्मी होते हैं जिनका अलग अलग वेतनमान होता है। वर्तमान में जो भी कर्मी बहाल होंगे, आखिर उन पर 7वां वेतनमान कैसे लागू हो सकेगा। उदाहरण के स्वरूप में उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की बहाली, ये इनका बेसिक पे 15,000 रुपये पे स्नातक के लिए 28,000, माध्यमिक के लिए 31,000, उच्चतर माध्यमिक के लिए 20,000। उस वक्त हम भी सभी वित्त विभाग से अनुशंसा को कहेंगे। वित्त विभाग से उन अनुशंसा मिलने के बाद इन सभी पर 8वां वेतनमान लागू होगा। दोस्तों, कैसे चतुराई के साथ शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं, जरा समझिए इस चीज़ को लेकर के। इस वीडियो में उन्होंने कहा, इस चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो बातें उनके द्वारा कही गई। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतु कृत संकल्पित कर रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इन शिक्षकों को 1,92,000 से
1,92,000 शिक्षकों से ईपीएफ योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग प्रति अंशदान दिया गया। आच्छादित करते हुए उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बताया कि 15% का वेतन विधि का जो पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के अधिसूचित किया गया। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सूचित किया गया। यह पद 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई हैं। आगे बताया उन्होंने, सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतनमान आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, आगे जो 6 से 8 तक के 28,000, आगे जो 9 से 12 के जो शिक्षक हैं उनको 31,000, 11 से 12 के शिक्षकों को एक अलग वेतनमान सभी को दिया जाता है। प्रारंभिक वेतनमान निर्धारित करते हुए मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर लाभ दिया गया। अगले संविध वेतन आयोग का जो 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु विभाग को अनुसूचित किया जाएगा। दोस्तों, आखिर सबसे पहले विधान परिषद सदस्य माननीय अजय कुमार जी की ओर से चतुराई दिखाई गई थी। आखिर चतुराई कहां पर थी और शिक्षा मंत्री की ओर से जो चतुराई दिखाई गई वह चतुराई कहां पर थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय विधान परिषद सदस्य के द्वारा जो सवाल किया गया था कि 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, वह सवाल उनके लिए वेतनमान से संबंधित था ना कि 7वां वेतन से संबंधित था। जब माननीय शिक्षा मंत्री चतुराई से निकलकर बाहर आ गए, उसके बाद माननीय विधान परिषद सदस्य की ओर से सीधा सवाल किया गया कि आपने राजकर्मी का दर्जा दिया, आप शिक्षकों के राजकर्मी घोषित कर चुके हैं, आप राजकर्णातील, तो आप क्यों नहीं उन्हें राजकर्मी के अनुरूप वेतनमान का निर्धारण करते हैं? उन्हें राजकर्मी वाला वेतन क्यों नहीं देते हैं? यह चालाकी के साथ उनको घेरने का प्रयास किया गया था। क्या कहते हैं विधान परिषद के सदस्य, जरा समझिए उस चीज़ को और मैं वो बातें आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर सरकार ने घोषणा किया वह राजकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षम परीक्षा जो कर जाएंगे शिक्षक वो राजकर्मी होंगे। जब राजकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? उस श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों उसको राजकर्मी का दर्जा देते हुए और राजकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों, माननीय विधान परिषद के सदस्य का कहना था इस चीज़ को लेकर के, आप राज्यकर्मी का वेतनमान क्यों नहीं देते हैं? यानी राज्य के कर्मी जो भी हैं उनके लिए न्यूनतम वेतनमान का निर्धारण किया गया है। तो इस वेतनमान के ग्रेड पे सी ग्रेड है ना की शुरुआत होती है। 2000 ग्रेड पे से 2400, 2800 भी है, लेकिन शिक्षकों के लिए ऐसा निर्धारण नहीं किया गया। उनकी मांग वही थी, उनके वेतनमान जो राज्यकर्मी वाला है वही दिया जाना चाहिए था, न कि एक पे मैट्रिक्स का निर्धारण करते हुए इन्हें वेतन दिया जाना चाहिए था। दोस्तों, इसके जवाब में चालाकी के साथ शिक्षा मंत्री भी जवाब दिए कि पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है और उसी के अनुरूप इन सभी का वेतनमान दिया जा रहा है। रहेगी बात राजकर्मी की, तो राज्य में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग वेतनमान होते हैं और उसी